Dear students, today we will discuss about Goods and Services Tax GST। पार्ट 1 के इस पहले वीडियो में हम आपको GST के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कि व्हाट इज GST क्या है और इसकी फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ब्रेकअप ऑफ 15 डिजिट्स GST नंबर, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी लगाने के उद्देश्य क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, स्लैब्स ऑफ टैक्स रेट्स, किन किन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगता है इसके बारे में आपको बताएंगे, और जो गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस, और फिर डिस्कस करेंगे सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इनपुट जीएसटी विद आउटपुट जीएसटी कि किस प्रकार से हम जीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं, उसके ऑर्डर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी पेड कांट बी सेट ऑफ, कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर जीएसटी दिया गया है जिसे सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, एंड जीएसटी इन अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज। और फिर आपको बताएंगे कि हाउ टू टैकल विद जीएसटी का सामना हम कैसे करें, और एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग कि हाउ टू बिहेव विद जीएसटी का मतलब यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट्स से मैंने लिया है, यानी कि लड़कियों से बातचीत कैसे करें, ये भी आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से, संयम से आप देखिए, सुनिए, समझिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड नाउ द रूल ऑफ वन नेशन वन टैक्स इज इम्प्लीमेंटेड। तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी माल और सेवाओं की आपूर्ति पर यानी कि सप्लाई पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और अब एक राष्ट्र एक कर का नियम लागू किया गया है। माल व सेवाओं की आपूर्ति पर निर्धारित दर से कर लगाया जाता है, और जीएसटी को वस्तु के निर्माण से लेकर के यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अंतिम उपभोग तक, फाइनल कंजम्पशन तक के सभी चरणों में लगाया जाता है। नाउ we will discuss about features of GST. Here first point is indirect tax, अप्रत्यक्ष कर। तो GST एक indirect tax है, अप्रत्यक्ष कर है, और यह व्यापारियों से नहीं लिया जाता है, not borne by the trader, but it is collected from the customers से collect किया जाता है, और फिर इसे व्यापारी या मैन्युफैक्चरर के द्वारा सरकार के पास जमा करवा दिया जाता है। जीएसटी की फीचर्स में जो सेकंड पॉइंट है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल, यानी कि गंतव्य आधारित सिद्धांत। एक तो डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल होता है और एक होता है ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल। तो इसमें जो पहले टैक्स लगाया जाता था वो ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल पर आधारित था, जबकि जीएसटी में डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल को अपनाया गया है, यानी कि जहां पर अंतिम उपभोग होगा, वस्तु का फाइनल कंजम्पशन होगा, उसके आधार पर टैक्स लगाया जाता है। डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल पर आधारित होकर जीएसटी लगाने का तात्पर्य यह है कि देश के भीतर उपभोग की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। और यही कारण है कि एक्सपोर्ट जो वस्तुएं की जाती हैं उन्हें टैक्स से छूट दी गई है, जबकि इंपोर्ट जो वस्तुएं की जाती हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं ड्यूअल टैक्स सिस्टम, दोहरी कर प्रणाली। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, यानी कि भारत में संघीय प्रणाली है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो टैक्स लगाते हैं। तो जब एक ही राज्य में सप्लाई की जाती है तो केंद्र सरकार सीजीएसटी लगाती है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो SGST लगाती है, यानी कि स्टेट GST वो लगाती है। अगर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो UT GST लगाती है। इसी प्रकार से इंटर स्टेट सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जाता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर IGST लगाती है। IGST का मतलब यहाँ पर है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस प्रकार से टैक्स यहाँ पर GST में लगाया जाता है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। और जो फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं वो है GST पेड इज एन एसेट। तो GST पेड एक खर्चा नहीं है, बल्कि उसको एक एसेट के रूप में देखा गया है। इनकी वो लागत नहीं है, बल्कि एक संपत्ति है। कुछ विशेष मामलों में इसे लागत के रूप में कंसीडर किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो GST पेड इज एन एसेट, तो इसको हम एसेट के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की हम सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो जो आउटपुट GST हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उस आउटपुट GST के साथ इनपुट GST को समायोजित कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं जो फिफ्थ पॉइंट है GST कलेक्टेड इज ए लायबिलिटी, यानी कि एकत्रित GST एक दायित्व है। तो GST जो कलेक्ट किया जाता है, इनकी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई की है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो GST कलेक्ट किया जाता है वो इनकम नहीं है, इसकी बजाय वो एक लायबिलिटी है, एक दायित्व है। और जो GST के बारे में नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के अनुसार जो GST कलेक्टेड है उसमें से GST पेड को हम समायोजित कर देते हैं और फिर जो बैलेंस रहता है उसे गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया जाता है, वो गवर्नमेंट को देय होता है। जैसे मान लीजिए आपने व्यवसाय में कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया और उसके ऊपर आपने 10,000 रुपये GST के रूप में भुगतान किया, तो ये GST पेड हुआ। और जब आप उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बेचते हैं और जब भी आप सेल करेंगे तो आपको GST वहाँ पर कलेक्ट करना होता है। तो मान लीजिए कि आपने 25,000 रुपये 25,000 GST कलेक्ट कर लिया, तो 25,000 में से जो आपने परचेज करते वक्त GST पेड किया था, उस GST को हम इसमें से समायोजित कर देंगे, इसमें से हम घटा देंगे। तो 25,000 में से 25,000 में से 10,000 आप जो है घटा देंगे, तो इस प्रकार से 15,000 आपके पास बचेगा। तो ये एक लायबिलिटी है और इस अमाउंट को आपने गवर्नमेंट के पास जमा करवाना होता है। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट। और अब हम देखते हैं जो 6th पॉइंट है रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, कि अनिवार्य पंजीकरण। तो GST में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। तो GST एक्ट जो 2017 में आया है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन व्यापारिक फर्मों की टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है और जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर 10 लाख रुपए से अधिक है, तो ऐसी फर्मों को अपने आप को GST के लिए पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। अपनी फर्म का GST में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जो ये राशि निर्धारित की है 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की, इससे जो कम कारोबार करती हैं, इससे कम टर्नओवर जिन फर्मों की है, वो भी अगर चाहें तो वॉलंटरली GST एक्ट के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। तो ये था हमारा 6th पॉइंट। और जो 7th पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट्स, कर की दरों में समानता। तो GST एक्ट 2017 के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो गुड्स एंड सर्विसेज पर GST की दर निर्धारित की गई है, उस दर में एक रूपता रखी गई है, समानता रखी गई है। प्रत्येक स्टेट का अपना GST एक्ट होता है, प्रत्येक यूनियन टेरिटरी का अपना GST एक्ट होता है, लेकिन सभी स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए GST के जो रेट्स रखे गए हैं वो समान रूप से रखे गए हैं। वस्तुओं और सेवाओं को वर्गीकृत कर दिया गया है और प्रत्येक वर्ग के लिए GST की एक परसेंटेज निर्धारित कर दी गई है और पूरे देश में उसी दर से टैक्स लगाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि 1 नेशन 1 टैक्स।
एक कर एक राष्ट्र। तो एक कर एक राष्ट्र का नियम यहाँ पर जीएसटी अधिनियम 2017 में 2017 में लागू किया गया है। तो ये था हमारा 7th पॉइंट। और फीचर्स में हम देख रहे हैं कि जो 8th पॉइंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्स, व्यापक और अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी आप देखते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सभी का स्थान जीएसटी ने ले लिया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी, सर्विस टैक्स लगाया जाता था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स ये चार्ज की जाती थी, सेंट्रल सेसिस एंड सुपर चार्जेस एटसेट्रा, इन सभी को सीजीएसटी में शामिल कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एसजीएसटी लगाया जाता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे उन सभी को एसजीएसटी में मर्ज कर दिया गया है, उसमें शामिल कर दिया गया है। जैसे स्टेट वैट, सेंट्रल स्टेट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गेमिंग, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, स्टेट सेसिस एंड सरचार्जेस, इन सभी को एसजीएसटी में मर्ज कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जीएसटी है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये था हमारा 8th पॉइंट। और जो 9th पॉइंट है वो है डिफरेंट टैक्स रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, माल और सेवाओं पर अलग अलग कर दरें। मुख्य रूप से आप देखते हैं कि जीएसटी के लिए 4 स्लैब्स बनाई गई हैं। तो प्रत्येक स्लैब के लिए अलग से कर की दर निश्चित की गई है। जैसे जो पहली स्लैब है उसमें जो वस्तुएं और सेवाएं आती हैं उन पर 5% टैक्स या कहिए कि जीएसटी लगाया जाता है। और दूसरी स्लैब के लिए ये परसेंटेज 12% रखी है, 12% रखी है। और जो थर्ड स्लैब है उसके लिए जीएसटी रेट 18% रखा गया है। और जो फोर्थ स्लैब है उसके लिए जो जीएसटी का रेट है वो 28% रखा गया है। हालांकि कुछ अनिवार्य वस्तुओं को, असेंशियल गुड्स को टैक्स से फ्री कर दिया गया है जिन पर 0% टैक्स रेट लगाया जाता है। जैसे मिल्क है, ब्रेड है, साल्ट है, फ्लोर, आटा है, एग्स, अंडे हैं या प्रिंटेड बुक्स हैं। तो इस तरह की वस्तुओं पर 0% टैक्स लगाया जाता है। जबकि डायमंड है, ज्वेलरी है, उन पर 3% का एक स्पेशल जीएसटी रेट चार्ज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पीक रेट यहाँ पर है वो 28% का रखा गया है। तो 28% में नियमों के अनुसार जो सेस होता है उसे जोड़ दिया जाता है। और ये जो 28% का रेट है ये लग्जरी कार्स पर या तंबाकू आदि वस्तुओं पर लगाया जाता है। जब वस्तुएं एक्सपोर्ट की जाती हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज को सप्लाई की जाती हैं तो ऐसी सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है, विच मीन्स नो टैक्स इज चार्ज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू सेज। तो ये था हमारा 9th पॉइंट। और अब जो लास्ट पॉइंट है वो है बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ जो सप्लायर होता है वो जब वस्तुओं सेवाओं को परचेज करता है तो उसे जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। तो जितना जीएसटी वो भुगतान करता है उस जीएसटी के अमाउंट को वह गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर कलेक्टेड जीएसटी के अमाउंट से घटा सकता है, उससे समायोजित कर सकता है। तो ये फायदा उसको दिया जाता है। तो ये था फीचर्स ऑफ जीएसटी में अंतिम पॉइंट। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। तो इस तरह के जो टैक्सेस हैं ये सारे के सारे टैक्सेस सीधे व्यक्ति विशेष से चार्ज किए जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो किसी भी वस्तु या सेवा की खरीद या बिक्री पर लगाए जाते हैं। तो जो जीएसटी में कहा गया है कि एक देश एक कर, कि वन नेशन वन टैक्स,
ये अधूरा सत्य है। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो यों के त्यों लगाए जाते हैं जैसे पहले लगाए जाते थे, जबकि जो जीएसटी आया है उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस का स्थान लिया है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे सेल्स टैक्स है, सर्विसेज टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वैट है, इसी प्रकार के काफ़ी सारे टैक्सेस जीएसटी से पहले लगाए जाते थे। ये 16-17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। उन सभी का स्थान अब जीएसटी ने ले लिया है। उन सभी टैक्सेस को जीएसटी आने के बाद समाप्त कर दिया गया है और इसीलिए कहा जाता है कि वन नेशन वन टैक्स। ये सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए ही बात यहाँ पर लागू होती है, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए ये बात लागू नहीं होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं जीएसटी से पहले जो वैट लगाया जाता था, एक्साइज ड्यूटी उसमें ऐड की जाती थी, सेल्स टैक्स ऐड किया जाता था, सर्विसेज टैक्स ऐड किए जाते थे या और भी सेस इत्यादि लगाए जाते थे, जोड़े जाते थे। तो इन सब की जगह अब जीएसटी ने ले ली है। जैसा आपको बताया कि प्रत्येक उस फर्म ने जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है और जो पहाड़ी क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक है, उस फर्म के लिए जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है और उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है जिसे हम जीएसटी नंबर के नाम से जानते हैं। ये जो जीएसटी नंबर होता है इसमें 15 डिजिट्स होते हैं। तो जो फॉर्मेट जीएसटी नंबर का यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इस जीएसटी नंबर को हम GS10 बोलते हैं, GS10। तो इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स रहते हैं, वो स्टेट को रेफर करते हैं, स्टेट कोड के बारे में बताते हैं। यहाँ पर 22 स्टेट कोड आप देख रहे हैं। यह कोड छत्तीसगढ़ के लिए लिखा गया है। हरियाणा के लिए जो कोड है वो 06 है। ठीक इसी प्रकार से सभी स्टेट्स के लिए अलग अलग कोड यहाँ पर लिखे जाते हैं। और उसके बाद जो 10 डिजिट्स आप देख रहे हैं, ये आपके पैन नंबर के बारे में, इनके परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में बताते हैं कि आपका पैन नंबर क्या है। यह जो पैन नंबर है यह आपके बिजनेस का पैन नंबर है, यानी कि आपकी जो बिजनेस एंटिटी है उसका पैन नंबर ये है। और नेक्स्ट जो 13th डिजिट है वो जो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस को इंडिकेट करता है कि इस पैन नंबर पर जो आपकी बिजनेस एंटिटी है उसने विद इन स्टेट्स कितने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। इनके पैन नंबर सेम है, उसके ऊपर कितने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो उसके बारे में ये डिजिट यहाँ पर बताता है। शुरू में 1 से 9 तक जो नंबर हैं उनको प्रयोग किया जाता है और 9 से अधिक रजिस्ट्रेशन यदि कोई बिजनेस एंटिटी करवाती है तो उसके लिए आगे A से Z तक के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जाता है। यानी कि किसी बिजनेस एंटिटी ने 10 रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो उसको यहाँ पर A अल्फ़ाबेट प्रदान किया जाएगा। किसी के 11 रजिस्ट्रेशन है तो उसे B अल्फ़ाबेट प्रदान किया जाएगा। किसी के 5 रजिस्ट्रेशन है तो उसे यहाँ पर 5 डिजिट वो प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद जो 14th डिजिट आप देख रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम यहाँ पर Z अल्फ़ाबेट को उठाता है और जो 15th डिजिट है वो चेक कोड के लिए होता है, विच विल बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर्स। तो ये स्पेशल एक चेक कोड रहता है। तो ये था ब्रेकअप ऑफ 15 डिजिट्स GS10। GST लागू होने से पहले GS10 की जगह ओनली 10 टर्म का यूज किया जाता था जिसकी फुल फॉर्म थी टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर 10 और अब है ये GS10 के आधार पर ही GSTR इनके GST रिटर्न भरी जाती है। और अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GST को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि GST लगाने के क्या उद्देश्य हैं, एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट इज टू इम्प्लीमेंट द रूल ऑफ वन नेशन वन टैक्स रेट, एक राष्ट्र एक कर दर का नियम लागू करना। तो डिफरेंशियल टैक्स रेट्स से पहले स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज रहते थे और वन नेशन वन टैक्स रेट ने
उन सभी प्रॉब्लम्स को, सभी इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया है, उनका समाधान निकाल दिया है। जीएसटी ने सभी प्रोडक्ट्स की बिक्री को स्ट्रीमलाइन कर दिया है, सुव्यवस्थित कर दिया है। नाउ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए यूनिफाइड टैक्स फॉर द एंटायर नेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। सेकंड पॉइंट इज टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी ओनली, यानी कि केवल जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के लिए। तो ये इसका दूसरा उद्देश्य है। जीएसटी एक्ट लागू होने से पहले हम देखते थे कि जो ट्रेडिंग फर्म्स ने सेल्स टैक्स एक्ट के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, वैट के लिए अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, एक्साइज ड्यूटी के लिए अपना अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, सर्विसेज टैक्स के लिए अपना अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। विभिन्न प्रकार की टैक्स अथॉरिटीज और उनके कानूनों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रिक्वायरमेंट्स, यानी कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता था। अब ट्रेडिंग फर्म्स को, बिजनेस एंटरप्राइजेज को केवल एक लॉ के अंतर्गत, दैट इज जीएसटी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, पूरा करना होता है। जीएसटी ने व्यवसाय करना आसान बना दिया है। जीएसटी हैज ईज्ड इन डूइंग बिजनेस। दिस इज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज टू अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ टैक्सेस, करों के दोहराव से बचने के लिए। तो जीएसटी से पहले हम देखते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। उदाहरण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज करती थी, स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगाती थी और फिर उस पर अन्य सेस और चार्जेस लगाए जाते थे। तो जीएसटी ने इस दोहराव को, इस डुप्लीकेसी को रोक दिया है, क्योंकि जीएसटी में हम देखते हैं कि टैक्स की जो कैलकुलेशन की जाती है वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स के प्रत्येक चरण में वैल्यू एडेड प्राइस पर की जाती है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू रिड्यूस टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट्स, कर संग्रहण विभागों को कम करने के लिए। तो जीएसटी लागू होने से पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, बहुत सारी टैक्स अथॉरिटीज थी जो टैक्स कलेक्शन का कार्य करती थी। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट अलग से होता था, उत्पाद कर विभाग, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट अलग से होता था, बिक्री कर विभाग, और सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट अलग से होता था, यानी कि सेवा कर विभाग। तो विभिन्न प्रकार के टैक्स इन विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स के द्वारा, टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा लगाए जाते थे और उनको इकट्ठा किया जाता था, जो एक बहुत ही कठिन कार्य था, डिफिकल्ट एक्सरसाइज थी। तो जीएसटी एक्ट जब से लागू हुआ है, इन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए एक विभाग बना दिया गया है जिसे हम जीएसटी विभाग, जीएसटी डिपार्टमेंट कहते हैं। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ही अब सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस वो कलेक्ट किए जाते हैं और ये जो कलेक्शन रहता है ये भी ऑनलाइन किया जाता है। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है टू मेक अनबायस्ड टैक्स स्ट्रक्चर, निष्पक्ष कर संरचना बनाने के लिए। तो जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको अनबायस्ड बनाया जाए, निष्पक्ष उसको बनाया जाए, ताकि जो व्यावसायिक प्रक्रिया है, बिजनेस प्रोसेसेस हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं और जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, तो इन सभी के प्रति जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अनबायस रहे, इस बात का पूरा ध्यान जीएसटी एक्ट में रखा गया है। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। और जो नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, टू मेक बेटर टैक्स मैनेजमेंट, बेहतर कर प्रबंधन करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी के अंतर्गत इसका प्रबंधन जो किया जाता है वो ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और इसी कारण से इसका ये रिजल्ट रहता है कि टैक्स मैनेजमेंट है वो जीएसटी के अंतर्गत बेटर हो पा रहा है, अच्छा प्रबंधन इसमें हम कर पा रहे हैं और समय से टैक्सेस का कलेक्शन हो जाता है और जो इवेजन ऑफ
टैक्सेस या करों की चोरी को नियंत्रित हम कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इनपुट जीएसटी का क्रेडिट टैक्स पेयर को मिल जाता है। जैसे वो जीएसटी कलेक्ट करता है अपनी सेल्स के ऊपर, तो उसमें से उसका जीएसटी जो पेड किया है उसने, उसको एडजस्ट कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो जो है गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिया जाता है। तो ये था हमारा 6th पॉइंट। और जो 7th पॉइंट है दैट इज टू डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी कि माल की लागत में कमी लाने के लिए। तो जीएसटी लागू करने से जो डुप्लीकेसी ऑफ टैक्सेस थी, यानी कि करों का दोहराव, वो समाप्त हो गया है और जिससे माल की लागत में कमी आई है। तो जीएसटी को लागू करने से पहले जो टैक्सेस का भुगतान किया जाता था उनको सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं थी। जैसे एक्साइज ड्यूटी आपने भुगतान की तो उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप गुड्स एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाती थी। लेकिन अब गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट में कमी आएगी, क्योंकि व्यापारियों के द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है उस टैक्स को वो कलेक्टेड टैक्स में से घटा सकते हैं और रिमेनिंग अमाउंट जो होता है उसी को गवर्नमेंट के पास जमा करवाना होता है। तो ये था हमारा 7th पॉइंट। और जो 8th पॉइंट है वो है टू इम्प्रूव इन जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में सुधार के लिए। जीएसटी के अंतर्गत हम देखते हैं कि टैक्स कलेक्शन का जो कार्य किया जाता है वो सारा कार्य ऑनलाइन होता है और उससे सेल्स का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो जाता है और जीडीपी का डाटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो पूरे नेशन के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए वो इकट्ठी एक जगह ऑटोमेटिक उसका फिगर तैयार हो जाता है और इससे जीडीपी में इम्प्रूवमेंट यानी कि उसमें सुधार स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। ये था हमारा 8th पॉइंट। और लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज 9th पॉइंट इज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए। तो जीएसटी एक्ट लागू होने से पहले इंडिया में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बाधा बने हुए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के उन्मूलन, उनको समाप्त करने से और जीएसटी एक्ट लागू करने से इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। द एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी शैल इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो ये थे हमारे जीएसटी लगाने के उद्देश्य। और अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सीजीएसटी का। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी। तो सीजीएसटी किसी स्टेट के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई या यू कैन से सप्लाई विद इन द स्टेट पर लगाई जाती है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई किसी एक राज्य में या किसी एक यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी सप्लाई के ऊपर, ऐसी आपूर्ति के ऊपर सीजीएसटी लगाती है, सेंट्रल जीएसटी लगाती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यानी कि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर एक निर्दिष्ट जीएसटी की दर से लगाई जाती है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि जो टोटल जीएसटी की दर इंट्रा स्टेट सप्लाई में रहती है जब राज्य के अंदर ही माल खरीदा जाता है, राज्य के अंदर ही माल को बेचा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जीएसटी का रेट होता है उसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जबकि आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट या कहिए कि यूनियन टेरिटरी के पास रह जाता है। जैसे मान लीजिए जीएसटी का प्रेस्क्राइब्ड रेट है 18%, तो 18% का आधा 9% हो गया, तो 9% स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रखेगी और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। और यदि यह प्रेस्क्राइब्ड रेट 12% है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा और 6% स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का हिस्सा इसमें शामिल होता है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से
हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे गुड्स हरियाणा में परचेज की और हरियाणा में ही उसे सेल कर दिया गया, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इस केस में जो जीएसटी का प्रिस्क्राइब्ड रेट है उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में चला जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है। एक बिल हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस बिल में आप देख रहे हैं कि जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो 8,350 रुपये यहाँ पर बनता है और जो जीएसटी का प्रिस्क्राइब्ड रेट है वो यहाँ पर 12% है। उसका आधा यानी कि 6% आप देख रहे हैं सीजीएसटी के रूप में उसकी कैलकुलेशन की गई है 501 रुपया और 6% एसजीएसटी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, उसका भी अमाउंट बनता है 501 रुपया। तो टोटल जो जीएसटी का अमाउंट 1,002 रुपये बनता है, उसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में चला गया और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पर रह गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी में जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। तो आईजीएसटी तब लगाया जाता है जब इंटरस्टेट सप्लाई हो। इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में आईजीएसटी यहाँ पर लगता है और आईजीएसटी का जो टोटल अमाउंट बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी माल है उसे हरियाणा में परचेज किया गया और उसे पंजाब में बेचा गया है और इन वस्तुओं पर जीएसटी का रेट मान लीजिए 12% है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर 12% की दर से आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे। सपोज टैक्सेबल अमाउंट 8,350 रुपये है, 8,350। तो इसके ऊपर जो आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 12% दैट विल बी ₹1,002। तो 1,002 रुपये आईजीएसटी का अमाउंट हुआ। तो ये 1,002 रुपये इसमें स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है। तो पूरा अमाउंट ये यों का त्यों सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है। जैसे आप इस बिल में भी देख रहे हैं कि जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 8,350 रुपये यहाँ पर दर्शाया गया है और इसमें आईजीएसटी जो कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाया है 12% की दर से 1,002 रुपये ₹1,002। तो ये आईजीएसटी का अमाउंट यहाँ पर दिखाया गया है। बालाजी फैशन का बिल है ये और इसमें वेस्टर्न ड्रेसेज हैं, पंजाबी ड्रेसेज हैं, तो इनके ऊपर ये टैक्स जो है जीएसटी ये कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्लैब्स ऑफ टैक्स रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो स्लैब्स बनाए गए हैं तो परसेंटेज वाइज ये स्लैब बनाए गए हैं और प्रत्येक स्लैब में जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्लैब में जो गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर शामिल किया गया है ये सब्जेक्ट टू चेंज रहती है। तो कई बार इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेती है उस हिसाब से नई वस्तुओं को जोड़ भी दिया जाता है, कुछ वस्तुओं को यहाँ से काट भी दिया जाता है। तो ये हमने ध्यान रखना होता है कि लेटेस्ट जो जीएसटी का रेट है वो किस वस्तु पर कितने % का वहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट स्लैब है उसमें हम देख रहे हैं कि 0% जीएसटी यहाँ पर लिखा गया है। तो इस स्लैब में जो असेंशियल गुड्स हैं, असेंशियल आइटम्स हैं जो मास कंजम्पशन में प्रयोग में आती हैं, जैसे लूज फूड ग्रेन्स है, अनब्रांडेड सीरियल्स हैं, अनब्रांडेड हनी है, मिल्क है, वेजिटेबल्स हैं, सॉल्ट है, लस्सी है, एग्स हैं। तो इन सब आइटम्स को 0% जीएसटी की स्लैब में शामिल किया गया है। फिर हम देख रहे हैं जो सेकंड स्लैब है यहाँ पर 5% जीएसटी की ये रखी गई है। इसमें हम जो आइटम्स को शामिल करते हैं उनमें वॉचेज हैं, घड़ियाँ, अगरबत्ती हैं, काइट्स हैं, बायोगैस है, इंसुलिन है, आइस एंड स्नो, पोस्टेज एंड रेवेन्यू स्टैंप्स हैं, प्रिंट मीडिया की जो आइटम्स हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 12% जीएसटी की स्लैब यहाँ पर बनाई गई है। इस स्लैब में हम कुछ आइटम्स को शामिल करते हैं जैसे बटर, जैम, घी, जूस, आलमंड, कंडेंस्ड मिल्क, पिकल्स, मुरब्बा, बेवरेजेस, मोबाइल्स, डीजल इंजन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स, फ्रूट्स एंड नट्स,
आदि। तो इन सब को 12% जीएसटी की स्लैब में शामिल किया गया है। और जो नेक्स्ट हम देखते हैं 18% जीएसटी की स्लैब है। 18% जीएसटी की स्लैब में मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया गया है, जैसे मशीनरी है, बैम्बू फर्नीचर है, आयरन है, स्टील है, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, सोप है, टूथपेस्ट है, आइसक्रीम है, प्रिंटर है, टेलीविजन है, सेटअप बॉक्स है, कंप्यूटर है, पावर बैंक है, डिजिटल मीडिया है। तो इन सब चीज़ों को 18% के जीएसटी में शामिल किया गया है। ठीक इसी प्रकार से 28% जीएसटी की स्लैब बनाई गई है। तो पीक रेट यहाँ पर रखा गया है 28% का। इस स्लैब में लग्जरी आइटम्स को और तंबाकू जैसी आइटम्स हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, पॉलिश है या कुछ ड्रिंक्स हैं, तो पेय पदार्थ हैं, उनको शामिल यहाँ पर किया गया है। जीएसटी एक्ट जब लागू किया गया तो इस स्लैब का बड़ा योगदान रहा। लोगों में गलतफहमी पैदा की गई और लोगों को लगा कि 28% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 28% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेगी। इस प्रकार से टोटल हुआ 56%। तो इस प्रकार की गलतफहमियां लोगों के बीच में घूमती रही और यही कारण था कि जीएसटी एक्ट को जब लागू करना था, उसको एप्लीकेबल करना था, तो पूरा बवाल पूरे देश में मचाया गया। तो ये स्लैब उसका एक मुख्य कारण रही। और एक दूसरी गलतफहमी भी वहाँ पर पैदा हुई या पैदा की गई, वो ये थी कि जो 3 प्रकार का जीएसटी है, वो तीनों ही प्रकार का जीएसटी एक वस्तु के ऊपर लगेगा और इस प्रकार से वो वस्तु बहुत महंगी मिलेगी। ये भी जो पूरे देश में बवाल मचा था उसका एक कारण रहा। तो इस स्लैब्स के बारे में हमने चर्चा की और अब हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिन पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। इन वस्तुओं में पहली आइटम हम देख रहे हैं वो है अल्कोहल की, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरी आइटम है पेट्रोलियम क्रूड की, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर लिखी है मोटर स्पिरिट, फोर्थ है डीजल, और जो फिफ्थ आइटम यहाँ पर है नेचुरल गैस की है। तो इन सभी आइटम्स को फिलहाल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट से बाहर रखा गया है। इनको जीएसटी टैक्स स्लैब्स में शामिल नहीं किया गया है। और अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, कि गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। इनमें जो फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वो है पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज। तो वेजेज और सैलरीज, मजदूरी और वेतन के भुगतान पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सेकंड आइटम है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कोई भी सप्लाई की जाती है तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज। अन्य देशों के दूतावासों को जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, दूसरे कंट्रीज के जो एम्बेसीज हैं, तो वहाँ पर कोई भी सर्विस प्रदान की जाती है तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू यूएनओ। तो यूएनओ को कोई भी सर्विसेज हैं वो प्रदान की जाती हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। हेल्थ सर्विसेज गिवन बाय डॉक्टर्स एज कंसल्टेंट, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जैसे वो फीस चार्ज करता है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो मेडिसिन्स आप खरीदते हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। ऐसे ही सेवंथ और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं एजुकेशनल सर्विसेज। तो शिक्षा संबंधी जो सेवाएं हैं उनको भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो जीएसटी उन पर नहीं लगाया जाता है। तो ये 7 आइटम हम यहाँ पर देख रहे हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिवर्सल ऑफ इनपुट जीएसटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनपुट जीएसटी को रिवर्स करना, यानी कि जब हम माल को परचेज करते हैं तो हम जीएसटी का भुगतान करते हैं, तो जो जीएसटी पेड है उस अमाउंट को हमने कम करना होता है, रिवर्स करना होता है। तो उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि एक तो जब हम परचेज रिटर्न्स करते हैं, क्रय वापसी करते हैं, तो इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, मुफ्त नमूनों के रूप में वितरित वस्तुएं। तो इस संबंध में भी जो वस्तुएं फ्री सैंपल्स के रूप में बांटी गई हैं उनके संबंध में जितना भी जीएसटी का अमाउंट भुगतान किया गया था उसे हम यहाँ पर कम कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और चैरिटी, उपहार या दान के रूप में दी गई वस्तुएं, तो इनके संबंध में भी इनपुट जीएसटी को कम कर दिया जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया है, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, गुम हो गई वस्तुएं या चोरी हो गई वस्तुएं, इनके संबंध में भी इनपुट जीएसटी को कम किया जाता है। गुड्स डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुका माल, तो माल नष्ट हो जाता है तो उस संबंध में भी इनपुट जीएसटी को कम किया जाता है, रिवर्स किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, मालिक द्वारा आहरित की गई वस्तुएं, तो इनके ऊपर जितना भी जीएसटी पे किया गया था उस अमाउंट को भी हम कम कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुड्स रिटर्न ऑफ, जो गुड्स हैं जो रिटर्न ऑफ कर दी गई हैं, बिक्री के योग्य जो नहीं है, विच आर नॉट सेलेबल, तो उनके संबंध में भी जो जीएसटी का अमाउंट पे किया गया था उसे भी कम कर दिया जाता है। तो ये 7 पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी में शामिल किए गए हैं। ठीक इसी प्रकार से सेल्स के बारे में भी है कि जब सेल्स हम करते हैं तो जीएसटी वहाँ पर कलेक्ट करते हैं, आउटपुट जीएसटी के नाम से हम उसको जानते हैं। तो जब सेल्स रिटर्न होगी तो ऐसी स्थिति में आउटपुट जीएसटी को वहाँ पर कम कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है, उसे डेबिट कर दिया जाता है। तो ये रिवर्सल ऑफ जीएसटी के बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस। तो लेखांकन के उद्देश्य से जीएसटी का वर्गीकरण, लेखांकन के उद्देश्य से जीएसटी पेड और जीएसटी कलेक्टेड को उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है ताकि इन्हें निर्दिष्ट क्रम में, प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर में एडजस्ट किया जा सके, सेट ऑफ किया जा सके, समायोजित किया जा सके। इंडिविजुअली जो जीएसटी पे किया गया है, यू कैन से पेड जीएसटी, को हम 3 कैटेगरीज में यहाँ पर बांटते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। ठीक इसी प्रकार से जो कलेक्टेड जीएसटी है उसे भी हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। तो इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो सेट ऑफ करने का एक क्रम रहता है, एक ऑर्डर रहता है, तो उसी क्रम में जीएसटी को सेट ऑफ किया जाता है और इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के लिए अलग अलग खातों को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। तो लेखांकन के उद्देश्य से जिन जीएसटी खातों को तैयार किया जाता है उनमें फर्स्ट पॉइंट है इनपुट सीजीएसटी का। इनपुट सीजीएसटी गुड्स और सर्विसेज को राज्य में क्रय करने पर भुगतान किया गया सीजीएसटी है। इनपुट सीजीएसटी को पहले आउटपुट सीजीएसटी से और फिर आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करने वाले क्रेता यानी कि बायर सरकारी खाते में इनपुट सीजीएसटी जमा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट एसजीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज को राज्य में क्रय करने पर भुगतान किया गया एसजीएसटी है। इनपुट एसजीएसटी को पहले आउटपुट एसजीएसटी से फिर आउटपुट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके अलावा माल या सेवाओं को प्राप्त करने वाले क्रेता यानी कि बायर इनपुट एसजीएसटी को सरकारी खातों में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो है इनपुट आईजीएसटी का। तो इनपुट आईजीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज की राज्य से बाहर की खरीद पर चुकाया गया आईजीएसटी है। इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और फिर आउटपुट एसजीएसटी के साथ इसी क्रम में सेट ऑफ किया जा सकता है। आईजीएसटी देश के बाहर से इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पर भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो बायर है, क्रेता है, इनपुट आईजीएसटी को सरकारी खाते में जमा भी कर सकता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो है आउटपुट सीजीएसटी का। आउटपुट सीजीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज की राज्य में सप्लाई पर
एकत्रित CGST है, कलेक्टेड CGST है। ठीक इसी प्रकार से जो 5वां पॉइंट हम देख रहे हैं, आउटपुट SGST। आउटपुट SGST गुड्स एंड सर्विसेज की राज्य में सप्लाई पर एकत्रित SGST है, कलेक्टेड SGST है। इन सब के खाते अलग अलग खोले जाते हैं ताकि सेट ऑफ करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक इसी प्रकार से अंतिम जो खाते का नाम यहाँ पर दिया गया है, आउटपुट IGST। तो आउटपुट IGST गुड्स एंड सर्विसेज की दूसरे राज्यों को, अदर स्टेट्स को सप्लाई पर एकत्रित IGST है, कलेक्टेड IGST है। तो गुड्स एंड सर्विसेज की दूसरे राज्य में सप्लाई के मामले में केवल IGST ही लगाया जाता है और इसका अलग से खाता हम खोल कर रखते हैं। तो ये था वर्गीकरण लेखांकन के उद्देश्य से GST का, क्लासिफिकेशन ऑफ GST फॉर अकाउंटिंग पर्पस। प्यारे विद्यार्थियों, जो सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इनपुट GST विद आउटपुट GST होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनके इनपुट GST को हम जब परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, तब हम उसको डेबिट करते हैं एज इनपुट CGST और इनपुट SGST और इनपुट IGST। जैसा भी केस हो उस तरह से हम उसको डेबिट करते हैं। और जो आउटपुट GST है उसे हम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर कलेक्ट करते हैं और उसे क्रेडिट किया जाता है जैसी भी स्थिति हो, आउटपुट CGST के रूप में, आउटपुट SGST के रूप में या फिर आउटपुट IGST के रूप में। और ये आउटपुट GST है, इसमें से इनपुट GST को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इनपुट GST इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट GST इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर। तो इसका जो सेट ऑफ का ऑर्डर है, तो ऑर्डर इसका इम्पोर्टेंट रहता है। उस ऑर्डर के बारे में ही अब हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने की आवश्यकता रहेगी। तो हम शुरू करते हैं सेट ऑफ ऑर्डर ऑफ इनपुट GST विद आउटपुट GST। सबसे पहले इनपुट IGST यानी कि IGST पेड को किस प्रकार से सेट ऑफ करते हैं उसके ऑर्डर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनपुट IGST को सबसे पहले आउटपुट IGST से, फिर आउटपुट CGST से, फिर आउटपुट SGST से सेट ऑफ करते हैं और इसी ऑर्डर में आपने सेट ऑफ करना है। उसके बाद यदि आउटपुट IGST शेष रह जाता है तो उसकी पेमेंट गवर्नमेंट के खाते में की जाती है और यदि इनपुट IGST अधिक होता है तो उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब जो सेकंड पॉइंट है इनपुट CGST, तो इनपुट CGST मतलब CGST पेड। तो इनपुट CGST को सेट ऑफ करने का जो ऑर्डर है उसमें हम सबसे पहले आउटपुट CGST से इसे सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद आउटपुट IGST से सेट ऑफ किया जाएगा। यदि आउटपुट CGST की राशि शेष बचती है तो उसे हम सरकार के खाते में जमा करवा देते हैं और यदि इनपुट CGST की राशि शेष रह जाती है तो उसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, उसे बाद में सेट ऑफ हम कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इनपुट SGST या यू कैन से SGST पेड। तो इनपुट SGST को सेट ऑफ हम करेंगे सबसे पहले आउटपुट SGST से और फिर आउटपुट IGST से। इसके उपरांत यदि आउटपुट SGST की राशि शेष रहती है तो उसे गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिया जाता है और यदि इनपुट SGST की राशि शेष रह जाती है तो उसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि उसे आगे सेट ऑफ किया जा सके। तो ये जो सेट ऑफ का ऑर्डर फॉर GST रहता है, इसी ऑर्डर में हम इनपुट GST को सेट ऑफ करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के माध्यम से आपको और भी अधिक ये समझ में आ जाएगा। और अब हम कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जिन पर GST पेड किया है और उसे हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच GST पेड कांट बी सेट ऑफ। तो आउटपुट GST से इनपुट GST को इन गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट जो है
एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड बेवरेजेस, जो रेस्टोरेंट का बिल होता है उस पर किसी प्रकार का जीएसटी पेड किया है तो उस जीएसटी की राशि को हम आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पेमेंट की है, उसके ऊपर जीएसटी पे किया है तो उसको सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है पेमेंट फॉर मेंबरशिप फी ऑफ ए क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की कोई फीस आपने दी है तो वहाँ पर जीएसटी पे किया है तो उसको हम यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की रिपेयर करवाई है, मेंटेनेंस उसका करवाया है तो उसके ऊपर जीएसटी की पेमेंट की है, उस जीएसटी के अमाउंट को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो पांचवा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है परचेज ऑफ व्हीकल्स बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज। एक नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज है, उन्होंने व्हीकल कोई परचेज किया है और उसके ऊपर जीएसटी की पेमेंट की है, उस पेमेंट को आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, तो स्टाफ को फ्री में गिफ्ट्स दी गई हैं उनके ऊपर जीएसटी पे किया गया, उस जीएसटी को हम यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। और सेवंथ और अंतिम पॉइंट यहाँ पर बताया है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स एंड सर्विसेज जिनका व्यक्तिगत प्रयोग किया गया है उनके बारे में पेमेंट की गई, उस पेमेंट के ऊपर जीएसटी पे किया गया तो उस जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 7 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं इनके संबंध में जीएसटी का जो भुगतान किया गया है वो जीएसटी का भुगतान यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज की गई हैं उनकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पर जीएसटी पेड को हम एक एसेट के रूप में नहीं लिखते हैं बल्कि एक कॉस्ट के रूप में लिखते हैं। तो इन्हीं 7 आइटम्स के बारे में जीएसटी पेड को कॉस्ट के रूप में कंसीडर किया जाता है। इनके अलावा जो जीएसटी पे किया जाता है इनके परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उसे हम एसेट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं और आउटपुट जीएसटी से उसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जीएसटी इन अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंट्रीज के माध्यम से हम जीएसटी को आसानी से समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एंट्री से। ट्रांजैक्शन दी हुई है फॉर इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, कि माल को राज्य में ही क्रय करने के लिए जब हम अपने स्टेट में माल को क्रय करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो एंट्री होती है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट को डेबिट किया गया है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। इनके इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करके यहाँ पर हमने इनको करंट एसेट के रूप में रिकॉर्ड कर दिया है। और टू बैंक अकाउंट किया गया है कि नकद में पेमेंट की गई है, चेक से पेमेंट की गई है तो हम टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखते हैं। और यदि यह माल उधार पर खरीदा है टू क्रेडिटर्स अकाउंट यहाँ पर लिखा जाता है। और नरेशन में हम लिखेंगे इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, इनके चेक हमने दिया है तो चेक हम यहाँ पर लिखेंगे। और ऑन क्रेडिट, यदि हमने माल उधार पर खरीदा है तो ऑन क्रेडिट लिखेंगे। एंड इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी क्लेम्ड, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को हम क्लेम करते हैं कि जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो उसमें से इस जीएसटी को हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री के लिए जो ट्रांजैक्शन दी है फॉर इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स, कि माल को दूसरे राज्य से क्रय करने के लिए, जैसे आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप राजस्थान से कुछ माल परचेज करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो एंट्री आप करेंगे उसमें परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट और टू क्रेडिटर अकाउंट। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक और ऑन क्रेडिट एंड इनपुट आईजीएसटी क्लेम्ड। तो जैसे पहली एंट्री में हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को लिखा था तो यहाँ पर हमने आईजीएसटी को लिखा है, क्योंकि जब दो स्टेट्स के बीच में परचेज सेल होता है तो वहाँ पर हम आईजीएसटी लिखते हैं और आईजीएसटी का जो अमाउंट है वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है। जब भी इन वस्तुओं को सेल किया जाएगा तो जीएसटी कलेक्ट होगा तो उसमें से इनपुट आईजीएसटी को
हम सेट ऑफ कर लेते हैं, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। तो ये थी एंट्री इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स के बारे में। और अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन यहाँ पर देख रहे हैं फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। क्योंकि आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपको फिक्स एसेट की आवश्यकता भी होती है। तो स्थायी संपत्तियां जब भी आप खरीदेंगे तो उसके लिए एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और विद इन स्टेट आप परचेज करते हैं तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो इन दोनों को हम डेबिट करते होते हैं। यदि यह परचेज आपने दूसरी स्टेट से या दूसरी यूनियन टेरिटरी से वो खरीदी है तो ऐसी स्थिति में इनपुट IGST अकाउंट को डेबिट हम करेंगे। और टू बैंक अकाउंट, यदि एसेट नकद में खरीदी है तो टू बैंक अकाउंट होगा, और यदि उधार में खरीदी है तो विक्रेता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, तो टू वेंडर अकाउंट यहाँ पर हम लिखते हैं। और नरेशन में लिख देंगे परचेज ऑफ एसेट अगेंस्ट चेक और ऑन क्रेडिट एंड इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST क्लेम्ड। तो जैसी भी स्थिति है वही आइटम्स हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री यहाँ पर बताई गई है फॉर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइजेज, तो गैर परिवहन उपक्रम द्वारा मोटर वाहनों की खरीद के लिए। तो जो उपक्रम एंटरप्राइज परिवहन के कार्य में संलग्न नहीं है, तो जब वो व्हीकल्स को खरीदते हैं तो ऐसी स्थिति में जो एंट्री हम करेंगे वो एक सिंपल एंट्री होगी और उसमें GST की एंट्री हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं मोटर व्हीकल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यदि नकद में व्हीकल खरीदा है तो टू बैंक अकाउंट होगा, यदि उधार में खरीदा है तो टू वेंडर्स अकाउंट होगा। और नरेशन में हम लिखेंगे परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग GST अगेंस्ट चेक और ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज जब भी मोटर व्हीकल या कोई और साधन खरीदती है तो उस पर जो GST पे करती है वो GST इस मोटर व्हीकल की कॉस्ट का हिस्सा बन जाती है। उसको नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज क्लेम नहीं कर सकती है, इसलिए यहाँ पर GST को डेबिट नहीं किया गया है। ठीक इसके विपरीत जो नेक्स्ट एंट्री में आप देख रहे हैं फॉर परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स बाय ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज, तो जो ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज हैं जिनका कार्य व्हीकल्स को खरीदना और बेचना है, तो यहाँ पर जो एंट्री है उसमें मोटर व्हीकल्स अकाउंट को डेबिट किया गया है और इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट किया गया है इंटरस्टेट के लिए, इनपुट SGST को डेबिट किया गया है इंटरस्टेट के लिए। और यदि जो लेन देन है इंटरस्टेट है, दो राज्यों के बीच में है, तो वहाँ पर इनपुट IGST अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और टू बैंक अकाउंट और टू वेंडर्स अकाउंट जैसी भी स्थिति है हम एंट्री इस प्रकार से करते हैं। परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स अगेंस्ट चेक और ऑन क्रेडिट एंड इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST क्लेम्ड। जैसी भी स्थिति है हम जो है GST की एंट्री उसमें करते हैं। यदि इंट्रास्टेट है तो वहाँ पर CGST और SGST की एंट्री की जाएंगी, और यदि इंटरस्टेट है तब जो है इनपुट IGST की एंट्री वहाँ पर होगी। अब कुछ सेल्स के लिए एंट्रीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है फॉर इंट्रास्टेट सेल्स ऑफ गुड्स। तो ऐसी स्थिति में जब हम सेल करेंगे, माल की बिक्री करेंगे और राज्य के अंदर ही माल की बिक्री करेंगे, तो हमारे पास बैंक में राशि जमा होगी या चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यदि कैश में लेन देन होता है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और यदि हम उधार पर माल बेचते हैं तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट हम करेंगे और टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे, टू आउटपुट CGST अकाउंट लिखा जाएगा। देखिए परचेज के मामले में इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट किया गया था, उसके ठीक विपरीत यहाँ पर आपने लिखना है टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये दोनों साथ में आएंगे क्योंकि जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, राज्य में ट्रांजैक्शन होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है CGST अपना लेती है और स्टेट गवर्नमेंट SGST अपना चार्ज करती है। और नरेशन में लिख देंगे सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक और ऑन क्रेडिट एंड CGST एंड SGST कलेक्टेड। और जो अब नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर बताई गई है फॉर इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स, दूसरे राज्यों में माल की बिक्री के लिए, तो ऐसी स्थिति में भी हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे
यदि नकद में लेन देन है, और डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे यदि उधार सेल किया गया है, क्रेडिट सेल किया गया है, और टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे और टू आउटपुट IGST अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है GST, इसलिए टू आउटपुट IGST अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है। इंटरेस्ट रेट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक और ऑन क्रेडिट एंड IGST कलेक्टेड। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे। फिर बात आती है परचेज रिटर्न्स की। क्रय वापसी के लिए हम क्या एंट्री करेंगे? तो क्रय वापसी के लिए हम जो एंट्री करेंगे उसमें क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे कि माल वापस हो गया है। अब इसके संबंध में जितना भी GST को हमने डेबिट किया था उसको हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। टू इनपुट CGST यहाँ पर हम लिखेंगे और टू इनपुट SGST अकाउंट लिखेंगे। और यदि यह परचेज रिटर्न इंटरेस्ट रेट है तो ऐसी स्थिति में टू इनपुट IGST अकाउंट लिखा जाएगा। और नरेशन में हम लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स एंड इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST रिवर्स्ड। उसको रिवर्स कर दिया गया है, यानी कि उसको कम कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से फॉर सेल्स रिटर्न्स, बिक्री वापसी के लिए एंट्री जो हमारी होती है, सेल्स रिटर्न में माल हमारे पास आता है इसलिए उसको डेबिट किया गया है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट विद इन द सेम स्टेट। विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो इस प्रकार से CGST SGST को हम डेबिट करते हैं। और यदि इंटरेस्ट रेट ये सेल्स रिटर्न का मामला है तो ऐसी स्थिति में आउटपुट SGST अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया जाता है और टू डेटर्स अकाउंट हम करते हैं। और नरेशन में लिखेंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर एंड आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST रिवर्स्ड। तो रिवर्स कर दिया गया है आउटपुट GST को, इसलिए उनको डेबिट यहाँ पर किया गया है। तो नेक्स्ट जो एंट्री यहाँ पर बताई गई है फॉर पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज के लिए है, मजदूरी और वेतन के भुगतान के लिए है। तो इसमें सिंपल एंट्री हमारी होती है कि वेजेज एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर वेजेज एंड सैलरीज पेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि GST की एंट्री यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि जो वेजेज और सैलरीज हैं, मजदूरी और वेतन का जब भी हम भुगतान करते हैं तो वो पेमेंट GST से एग्जेम्प्टेड है, GST से छूट प्राप्त उसको है, इसलिए वेजेज और सैलरीज के भुगतान में GST का यहाँ पर भुगतान नहीं किया गया है। लेकिन जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं उनमें GST की एंट्री की जाती है, जैसे आप नेक्स्ट एंट्री में देख रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों के भुगतान के लिए, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आपने भुगतान किया, जैसे आपने टेलीफोन एक्सपेंसेस का भुगतान किया, तो इनको हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते होते हैं और उनके ऊपर GST लगती है। तो हम जो है इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू कैश या बैंक जैसी भी स्थिति है उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते होते हैं। और नरेशन में हम लिखेंगे स्टेशनरी परचेज्ड एंड टेलीफोन बिल पेड, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST क्लेम्ड। तो उसको हम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि व्यवसाय के लिए ये हमने सामान खरीदा है। नेक्स्ट जो एंट्री आप देख रहे हैं फॉर पेमेंट ऑफ लॉयर्स फीस, वकील के शुल्क के भुगतान के लिए जो एंट्री की जाएगी कि लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट रेट के लिए, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट रेट के लिए, ये दोनों साथ में लिखी जाएंगी। और इनपुट IGST अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट रेट के लिए, यदि दूसरे स्टेट में ये पेमेंट की गई है तो इनपुट IGST अकाउंट को डेबिट हम करेंगे। और टू बैंक अकाउंट तो पेमेंट की गई है तो इसलिए टू बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है। तो लॉयर्स फीस पेड एंड इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST क्लेम्ड। और जो नेक्स्ट एंट्री हम देख रहे हैं फॉर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर और गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैंपल्स, गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। तो जब भी व्यवसाय का मालिक है व्यवसाय से वस्तुओं को स्वयं के प्रयोग के लिए
ले जाता है या सामान को वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के रूप में फ्री सैंपल्स के रूप में बांट दिया गया है या कुछ सामान चोरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जितना भी ये सामान है उस अमाउंट से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है और इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और यदि इंटरस्टेट का मामला है तो टू इनपुट IGST अकाउंट वहाँ पर लिखा जाता है। और डेबिट में जैसे प्रोप्राइटर गुड्स को लेके जाता है तो ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। फ्री सैंपल्स के रूप में वस्तुओं को बांटा गया है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट या फ्री सैंपल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कि लॉस बाय फायर है तो हम लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करते हैं, लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। और नरेशन में हम लिख सकते हैं द गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर गिवन एज फ्री सैंपल्स एंड गुड्स लॉस्ट एंड इनपुट CGST, इनपुट SGST एंड इनपुट IGST रिवर्स्ड। तो उनको रिवर्स कर दिया गया है, उतने अमाउंट से GST जो पेड है उसको हम कम कर देते होते हैं। और अब हम GST को सेट ऑफ करने के बारे में एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर सेटिंग ऑफ IGST लाइबिलिटी, तो IGST जो हमने कलेक्ट की थी तो उसको हमने क्रेडिट किया था, यदि हमने पे की थी तो उसको हमने डेबिट किया था। और इनको आपस में सेट ऑफ करने के लिए जो एंट्री होगी उसमें रिवर्स हम कर देते होते हैं। जैसे आउटपुट IGST को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है और टू इनपुट IGST यहाँ पर लिखा गया है, टू इनपुट CGST यहाँ पर लिखा गया है, टू इनपुट SGST अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है। और नरेशन में हम लिखेंगे फॉर IGST लाइबिलिटी सेट ऑफ विद IGST पेड, CGST पेड एंड SGST पेड। और नेक्स्ट एंट्री हम देख रहे हैं फॉर सेटिंग ऑफ CGST लाइबिलिटी। CGST के दायित्व को सेट ऑफ करने के लिए हम जो एंट्री करेंगे कि आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट IGST अकाउंट। फॉर CGST लाइबिलिटी सेट ऑफ विद CGST पेड एंड IGST पेड। नेक्स्ट एंट्री में हम देख रहे हैं फॉर सेटिंग ऑफ SGST लाइबिलिटी, SGST के दायित्व को सेट ऑफ करने के लिए तो एंट्री होगी आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। फॉर SGST लाइबिलिटी सेट ऑफ विद SGST पेड एंड IGST पेड, तो ये इसकी नरेशन बनेगी। और फिर एक अंतिम एंट्री के रूप में यहाँ पर आपको बताया गया है कि GST की जो पेमेंट होती है वो किस प्रकार से होती है, कैसे उसकी एंट्री हम करते हैं। फॉर पेइंग GST लाइबिलिटी, GST के दायित्व को भुगतान करने के लिए तो आउटपुट IGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और आउटपुट SGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जितनी भी राशि इनके बारे में हमने पे करनी है उतनी राशि से इनको हम डेबिट कर देते हैं और टू बैंक अकाउंट किया जाता है, तो गवर्नमेंट के खाते में ये राशि इस प्रकार से जमा हो जाती है। और नरेशन में हम लिखते हैं फॉर बैलेंस ऑफ GST लाइबिलिटी पेड आफ्टर सेटिंग ऑफ, तो सेटिंग ऑफ के बाद जितनी भी लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर शेष रहती थी उस लाइबिलिटी का हमने इस प्रकार से भुगतान करना होता है। तो इन एंट्रीज में हमने देखा कि GST का जब हम भुगतान करते हैं तो उसको हम एक एसेट के रूप में लिख लेते हैं और उसे GST कलेक्टेड में से या यू कैन से आउटपुट GST में से एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ एक मामलों में आप देखते हैं कि GST की वहाँ पर एंट्री हम नहीं करते होते हैं, GST वहाँ पर नहीं लगाई जाती है। कुछ पेमेंट्स आप देखते हैं, जैसे आपने अपने व्यवसाय में कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है या अपने व्यवसाय से कुछ पूंजी निकाल ली है, तो इन दोनों ही मामलों में GST की एंट्री वहाँ पर नहीं की जाती है। ठीक इसी प्रकार से आपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं या बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो भी वहाँ GST की एंट्री नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से आपने डेटर्स से राशि प्राप्त की है, उनको डिस्काउंट अलाउड किया है, तो भी वहाँ GST की एंट्री हम नहीं करते होते हैं। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, डिस्काउंट की राशि उनसे रिसीव की है, तो वहाँ पर भी GST की हम एंट्री नहीं करते होते हैं। या बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है आपने या बैड डेट्स रिकवर हुए हैं, तो वहाँ पर भी GST की एंट्री नहीं होती है। और जब कभी हम ट्रांजैक्शन करते हैं और वहाँ स्टेट के बारे में मेंशन नहीं किया गया है कि विद इन स्टेट ये ट्रांजैक्शन है
या इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन के रूप में ही मान लेते हैं और वहाँ पर CGST और SGST की एंट्री हम वहाँ पर शो करते होते हैं। जहाँ तक इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है, वो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। आपने कोई पर्सनल कहीं पर GST की पेमेंट की है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपने एंट्रीज के माध्यम से देखा कि जब GST की पेमेंट की जाती है तो उसको हम एक करंट एसेट के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि GST की कलेक्शन की जाती है तो उसे हम एक करंट लायबिलिटी के रूप में वहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर उनको हम सेट ऑफ करते हैं और जो बैलेंस रह जाता है आउटपुट GST का, उसे हम पेमेंट कर देते हैं। और यदि इनपुट GST का बैलेंस वहाँ पर रह जाता है तो उसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये था जर्नल एंट्रीज के बारे में। और अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टैकल विद GST कि GST का सामना कैसे करें। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं, आप माल परचेज करते हैं, क्रय करते हैं, तो GST आपको देना होता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप माल परचेज कर रहे हैं उसको GST कलेक्ट करना ज़रूरी होता है, इसलिए वो GST आपसे चार्ज अवश्य करेगा। तो मान लीजिए अगर आपने गुड्स परचेज की हैं और उनके ऊपर 10,000 रुपये आपने GST पे कर दिया है, तो अब आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपने इस 10,000 रुपये को बचाना है। तो ये 10,000 रुपये आपके तभी बच सकते हैं जब आप प्रॉपर ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से अपने खाते रखेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी आप इस माल को आगे अपने कस्टमर्स को बेचेंगे तो उनसे जो GST आप कलेक्ट करेंगे उस GST में से आप ये अपने 10,000 रुपये काट सकते हैं। जैसे आपने कस्टमर्स से GST के कलेक्ट किए 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये में से आप अपने 10,000 रुपये काट लें और बैलेंस रह गए 2,000 रुपये, ₹2,000, तो ₹2,000 को आप गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दें। तो इतनी सी बात है। GST वास्तव में व्यापारी पर नहीं लगता है, यह तो कस्टमर्स के ऊपर लगता है। कस्टमर्स से व्यापारी ने कलेक्ट करना होता है और कलेक्ट करके उसे गवर्नमेंट के पास जमा करवाना होता है। और GST लागू होने से पहले जो टैक्सीज की डुप्लीकेसी होती थी, टैक्सीज में दोहराव की बात होती थी कि दो बार टैक्स लग जाता था, वो सिस्टम भी GST आने के बाद समाप्त हो गया है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि GST में डरने और डराने वाली कोई भी बात नहीं है। GST से पहले जब खाते ठीक नहीं रखे जाते थे तो आप डर की स्थिति में रहते थे। अब आपको व आपके बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना मर्जी आप बिजनेस करें, क्योंकि अब बिजनेस करना आसान हो गया है। जितना मर्जी आप प्रॉफिट कमाएं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से चैन की नींद सो सकते हैं, पूरी मेहनत आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं। किसी प्रकार की डरने वाली और डराने वाली कोई भी बात GST में नहीं है। इसलिए अपने खाते साफ सुथरे रखें। GST सिर्फ आपके ऊपर नहीं लगाया गया है, ये सभी के लिए बराबर है। प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक यूनियन टेरिटरी में, इंडिया के हर कोने कोने में इसकी जो दरें हैं वो दरें समान रखी गई हैं। एक छोटा व्यापारी जिसकी सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है और पहाड़ी क्षेत्र में ये 10 लाख रुपए से कम है, तो उसे GST के झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी GST नंबर उसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपने स्टेट में कोई भी छोटा बिजनेस करते हैं तो GST नंबर लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप दूसरी स्टेट से चाहे 1 रुपये का भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहाँ पर GST का हिसाब किताब रखना आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार से ऑनलाइन कोई भी वस्तु परचेज की जाती है, चाहे वो 1 रुपये की भी वस्तु हो, तो उसके ऊपर GST लगता है। तो स्पष्ट है ये सभी के लिए समान है, कोई आपके लिए अलग से ये नियम नहीं बनाया गया है। तो इसलिए GST को हम मन से स्वीकार करें और जो भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को आप टैक्स दें, और गवर्नमेंट को टैक्स देना हमारा कर्तव्य बनता है। जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे
तभी हमारे देश का विकास होगा। अगर हम टैक्स की चोरी करेंगे तो हम खुद भी परेशानी में रहेंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी आप परेशानी में डालेंगे। तो इसलिए आप अपना काम साफ सुथरा रखें और जीवन का आनंद उठाएं, अपने बिजनेस को एंजॉय करें, एंजॉय योर बिजनेस। और अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण लम्हे यहाँ पर आ गए हैं। स्टूडेंट लाइफ जो आपके जीवन का सबसे बेहतर समय होने वाला है, उसी के दौरान काफ़ी सारी अच्छी अच्छी घटनाएं घट जाती हैं। आप लोग देखते भी हैं कि कई बार आपके सामने लड़कियों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स वो सामने से आ रहा होता है और आपकी नज़र किसी एक लड़की पर टिक जाती है। आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं। यह सब स्वाभाविक होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है और ऐसा अमूमन लड़कियों के साथ भी होता है। यह एक नेचुरल फिनोमेना है, यह प्राकृतिक है। अब बात आती है कि आप उससे बात कैसे करें। देखिए, लड़कियां बहुत अधिक भावना प्रधान होती हैं और सामाजिक परिस्थितियों को लड़कों से कहीं अधिक समझती हैं। आपके व्यवहार का, आपकी बातचीत का पूरा विश्लेषण वहाँ पर चलता है, पूरा विश्लेषण वहाँ पर होता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप अपने व्यवहार को पूर्ण रूप से साफ सुथरा, स्पष्ट व सही रखें। आपके द्वारा बोला गया एक सेंटेंस, यहाँ तक कि एक गलत शब्द भी आपके विश्वास को उठा सकता है। तो विश्वास के इस रिश्ते को आप जरा सी भी चोट न पहुंचाएं, धोखा देने का प्रयास बिल्कुल भी न करें। और यही बात लड़कियों पर भी बराबर लागू होती है। संभल कर एंजॉय योर स्टूडेंट लाइफ। तो ये था आपके अंतिम प्रश्न का जवाब। और इस वीडियो के संबंध में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके कमेंट का जवाब हम अवश्य देंगे। तो जीएसटी को प्रैक्टिकल्स के माध्यम से हम अगले वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम आपको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार से आपने एंट्रीज करनी है, किस प्रकार से आपने खाते बनाने हैं और किस प्रकार से जीएसटी को सेट ऑफ करना होता है। उसके ऑर्डर के बारे में प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्र दोस्तों में इसकी चर्चा करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।